हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतिहास वैकल्पिक विषय के बारे में बातचीत करेंगे। अगर आपको बीपीएससी हो या यूपीएससी में आप इतिहास वैकल्पिक विषय में रखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, कौन सा पुस्तक जो हमारे लिए ये इतिहास ऑप्शनल के लिए कौन सा पुस्तक ज़रूरी होता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और ये जो इतिहास है ये हमारे कौन कौन से विषय में, या यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कौन कौन से विषय में योगदान दे सकता है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और साथ साथ में क्या करेंगे कि इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो आज का प्रश्न क्या क्या रह सकता है, सबसे पहले कि इतिहास जो है कि हम क्यों रखना चाहते हैं, इतिहास ही ऑप्शनल विषय में क्यों। और ये चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे कि आपको इतिहास वैकल्पिक विषय की तैयारी जो है निःशुल्क पूरा कराया जाएगा, क्योंकि प्रायः आप YouTube पे सर्च मार के देखते होंगे कि इतिहास वैकल्पिक विषय का कोई क्लास मिलता नहीं है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम चालू किया है, ताकि क्या किया जाए कि आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक इतिहास वैकल्पिक विषय की तैयारी किया जाए। और साथ में ये जो क्लास होगा यह बुनियादी रूप से होगा। आप बुनियादी जिसका तैयार होता है वो क्या करेगा कि आसानी से क्या कर सकता है कि किसी भी प्रश्न को या उसके तथ्य को एक जगह इकट्ठा करने के बाद आप पता कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार हो सकता है। यानी बुनियादी रूप जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्लास जो है ये कॉन्सेप्ट के ऊपर निर्भर करता है, आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करवाएगा, साथ में तथ्य की भी जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा आप जब तैयारी करेंगे तो आपके तैयारी में ये क्या करेगा कि आपको बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेगा, क्योंकि वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस की बात किया जाए, जब तक आप खुद तैयारी नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला ही नहीं है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि आप इतिहास वैकल्पिक विषय की बात कर रहे हैं तो, और साथ में आप मेंस की तैयारी करने की बात कर रहे हैं, तो आपको लंबा वीडियो देखने की आदत बनानी होगी। जब तक आप लंबा वीडियो नहीं देख पाएंगे या लंबा क्लास नहीं कर पाएंगे तब तक इस परीक्षा के लायक आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए लंबा वीडियो देखिए और साथ साथ में क्या करिए कि आप कॉपी रखिए और साथ साथ में क्लास नोट्स भी बनाते चलिए। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और इतिहास वैकल्पिक विषय रखना चाहते हैं तो हम बताते हैं कि क्यों रखना चाहते हैं, क्यों हमारे लिए इतिहास ज़रूरी है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। साथ साथ में आप कॉपी भी साथ में रखिए और कोशिश करिए कि जो आपको अच्छा लगे और जो जानकारी नहीं लगे उसके बारे में आप नोट डाउन करते जाइए, ताकि आप जब भी आप क्लास के रूप में वो कॉपी को खोलेंगे, क्योंकि खुद के द्वारा जो नोट्स बनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। और दूसरे के द्वारा जो नोट्स आप तैयारी तो कर लेंगे लेकिन वो आपके लिए उतना उपयोगी नहीं होगा, और परीक्षा के समय रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खुद से नोट्स बनाएं, किसी दूसरे का नोट्स उतारने की कोशिश मत करें। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की भी बात करेंगे, कौन से पुस्तक हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उस पुस्तक के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इतिहास वैकल्पिक विषय। इतिहास वैकल्पिक विषय में हमें यह भी देखना पड़ता है कि सिलेबस, सबसे पहले कोई भी विषय है उसके सिलेबस को जानना सबसे बड़ा जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है। उसके बाद इतिहास की अन्य विषय में उपयोगिता क्या है, यानी अन्य विषय में क्या करेगा कि इतिहास किस प्रकार हमें मददगार साबित हो सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद शुरुआती दिनों में इतिहास, यानी अभी तक जो इतिहास लेखन की परंपरा विकसित हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे, यानी इतिहास लेखन की परंपरा। तो मुख्य रूप से ये 3 क्वेश्चन का आंसर है, और इसी क्वेश्चन में से विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके लिए खुला है। और उस आंसर को क्वेश्चन के आंसर को देने का कोशिश हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक हम जानते हैं कि इतिहास ही क्यों। तो इतिहास जो है, ऐसे भी आप क्या कीजिएगा कि आप पीटी की तैयारी करते हैं या कोई अन्य विषय की तैयारी करते हैं तो क्या होगा कि कोई भी कंपटीशन हो, कंपटीशन में आपको इतिहास पूरा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें सीधा लिखा हुआ रहता है भारत का इतिहास। तो आप तो पीटी में तो पढ़ना ही है आप लोग को, वो यूपीएससी को हो या बीपीएससी को हो, आपको
पढ़ना ही पड़ेगा, यानी पीटी एग्जाम में आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्रारंभिक जो परीक्षा होती है उसमें सीधा लिखा हुआ रहता है कि भारत का इतिहास, यानी भारत का पूरा इतिहास भी पढ़ना है, और साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो सिलेबस है पीटी का यूपीएससी का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बीपीएससी में लगभग भी यही लिखा हुआ रहता है कि भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो क्या करना है कि भारत का इतिहास तो पढ़ना ही है, पीटी के दौरान भी पढ़ना है। और मेंस में अगर आप इस मेंस का जो जीएस है उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी हम बताएंगे कि जीएस में कौन कौन से, ऐसे इतिहास के तौर पर आपको अगर यूपीएससी के विद्यार्थी हैं तो वो आपको जीएस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद विश्व इतिहास भी उसमें पढ़ना पड़ता है। वही अगर बीपीएससी की बात किया जाए तो बीपीएससी में भी है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना ही पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या है कि इतिहास जो है ये ऑप्शनल के लिए जरूरी है, और इसके लिए एक ऐसा बात है कि आपको कोई बैकग्राउंड नहीं होना है। कोई भी बैकग्राउंड के व्यक्ति जो है या किसी भी विषय से वो स्नातक किए हुए, ऐसे भी यूपीएससी और बीपीएससी में तो ऐसा मानक है नहीं कि कोई भी विषय से आप तैयारी स्नातक कर सकते हैं और कोई भी विषय से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इतिहास वैकल्पिक विषय में कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। कोई भी विषय रखने वाले व्यक्ति इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जीएस में भी इसका अथी रहता है, उसके बाद पीटी में भी आपको बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है। और पीटी में अब यूपीएससी की बात किया जाए तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन इससे रहता है, यानी पूरा भारतीय इतिहास से 17 से 18 क्वेश्चन रहता है। और जो सही से क्या करता है कि ऑप्शनल की तैयारी आप सही से कर पाते हैं, तो सही से करने के बाद लगभग इसमें से 14-15 क्वेश्चन आपको आसानी से लगभग बन जाता है। इतना आसान होता नहीं है, लेकिन इतिहास बैकग्राउंड वाले विद्यार्थी जो इतिहास ऑप्शनल की तैयारी करते हैं वो आसानी से इस प्रश्न का हल, इतना 14 से 15 क्वेश्चन का हल आराम से निकाल पाते हैं। और आपको पता है कि यूपीएससी जो पीटी का रिजल्ट बनता है, यूपीएससी पीटी का रिजल्ट लगभग 50 से 55 पर बन जाता है, 50 से 55% पर रिजल्ट बन जाता है, और उसमें से इतना प्रतिशत आपने तय कर लिया। ऐसे भी 80, लगभग 80 का था, 80-85 आप ही टच कीजिए यूपीएससी में। और बीपीएससी के लिए तो और आसान हो जाएगा, उसमें लगभग सही सभी क्वेश्चन जो है आप हल कर पाएंगे। साथ में यही होगा कि आपको बिहार का इतिहास कुछ जानना जरूरी होगा। लेकिन हम जब बीपीएससी का सिलेबस पढ़ाएंगे, जब आधुनिक भारत पे आएंगे, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत ही मुख्य रूप से पूछा जाता है, तो आधुनिक भारत पर जब आएंगे तब हम क्या करेंगे कि बिहार के इतिहास को भी बता देंगे। वो जीएस का सिलेबस है, लेकिन ऑप्शनल में ऐसी बात नहीं है कि बिहार के सिलेबस से पूछा जाएगा। ऑप्शनल में पूरा भारत के सिलेबस से ही पूछा जाता है। उसमें बिहार का या बीपीएससी का एग्जाम हो या कोई अन्य पीसीएस का एग्जाम हो, लेकिन उसके राज्य से ऑप्शनल में नहीं पूछा जाता है। जीएस में पूछा जाएगा लेकिन ऑप्शनल में पूछा नहीं जाएगा। तो इतिहास वैकल्पिक विषय जो है वो हमें पीटी में भी मदद कर रहा है, मेंस में भी मदद कर रहा है, और साथ में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कोई भी प्रश्न को आंसर देने में आप, क्योंकि अभी जो है वर्तमान है वो इतिहास का ही एक रूप वर्तमान की ओर आता है। आप अभी बराबर देखते होंगे कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बराबर चलती रहती है, लेकिन भारत आक्रामक रूप क्यों नहीं लेता है? पाकिस्तान बराबर आक्रामक रूप ले रहा है, लेकिन भारत आक्रामक रूप नहीं ले रहा है। इसका कारण यही है कि आक्रामक रूप लेने से, क्योंकि युद्ध होने से कोई जीतने वाला है नहीं, दोनों होना तो दोनों का नुकसान ही है। क्योंकि आप प्रथम विश्व युद्ध को ले लीजिए या द्वितीय विश्व युद्ध के ले लीजिए, दोनों में जीतने वाला कोई नहीं था। भले ही हार घोषित कर दिया गया हो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को, लेकिन उससे तो हुआ कुछ नहीं। दोनों देश, जो भी देश लड़ाई किया उसमें सबको हानि हुआ, बहुत सारे व्यक्ति मारे गए, और बहुत सारे उस समय तो जो युद्ध हुआ सो हुआ, लेकिन कोई अन्य युद्ध ना हो, इसके लिए जो भी देश जो होता है वो इतिहास के बारे में सही से जानता है, वो इस प्रकार की कार्रवाई कभी नहीं करता है। चीन को भी मालूम है, अगर चीन से सही से अगर इतिहास के बारे में शुरू से देखा होगा तो उसको भी मालूम हो है कि भारत के साथ युद्ध करने के बाद कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन सिर्फ क्या होगा, नागरिकों का नुकसान होगा। और नागरिक का नुकसान हमें लगता है कि लड़ाई करने से अच्छा होगा, लेकिन इससे सिर्फ व्यक्ति मारे जाएंगे, संसाधन का नुकसान होगा, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ आने वाला है नहीं। यही होगा कि एक देश दूसरे देश पर जाकर कब्जा कर सकता है, लेकिन यहाँ नागरिकों का नुकसान होगा, किसी नागरिक को फायदा होने वाला नहीं है। भले राजनेताओं को फायदा हो सकता है कि उसे
शासन करने के लिए बड़ा क्षेत्र मिल सकता है, लेकिन एक नागरिक के रूप में आप ऐसा सोच के देखिए तो एक नागरिक के रूप में आपको इससे कोई भलाई होने वाला नहीं है। इसलिए भारत जैसे देश विशालकाय देश और बहुत सारे सेनाओं रखने वाला देश भी पाकिस्तान से युद्ध करने से इसलिए पीछे हट जाते हैं ताकि क्या हो कि बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में लड़ाई ना हो और जिसके चलते भारतीय लोगों को बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़े। ऐसा तो है कि हम 1971 में भी जवाब दिए, पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिए थे। बहुत प्रकार का लड़ाई हुआ जिसमें पाकिस्तान को हराए हैं। जब उधर से आक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इधर से आक्रमण करने में हमारा औचित्य बन जाता है और दूसरे देश इसमें शामिल नहीं होता है। तो इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास का ही उदाहरण देकर आप किसी व्यक्ति को समझा सकते हैं। भविष्य का उदाहरण देकर आप किसी व्यक्ति को नहीं समझा सकते हैं। भविष्य का उदाहरण, भविष्य में ऐसा कितना हो सकता है उसमें उतना व्यक्ति मानता नहीं है, लेकिन अगर इतिहास से आप उदाहरण देंगे तो बहुत सारे व्यक्ति आपके बात को मान लेगा। इसलिए इतिहास की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए तो कोई बैकग्राउंड की जरूरत है नहीं, इसलिए इतिहास पढ़ने वाले व्यक्ति जो भी हैं उसको कोई भी व्यक्ति इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में रख सकता है। साथ में यूपीएससी की बात किया जाए तो यूपीएससी में भी ये अंकदायी है, क्योंकि अंकदायी भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अन्य विषय में टेक्निकल शब्द कुछ ज़्यादा ही आ जाता है और आधुनिक से लिंक यानी वर्तमान से लिंक होने के वजह से, क्योंकि यूपीएससी में ज़्यादा करंट अफेयर्स की दौर रहता है, वर्तमान से लिंक होने की वजह से आपको राजनीतिक विज्ञान हो गया, अन्य विषय हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा आधुनिक से मिक्स करके पूछा जाता है, जिसके चलते वो दुर्लभ हो जाता है। इसलिए इतिहास जो है वो इसका सिलेबस बदलने वाला भी नहीं है, और जो भारत का इतिहास तो बदला जा नहीं सकता है। आधुनिक युग का चीज़ बदल सकता है, देश के प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, देश का राष्ट्रनीति थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, लेकिन इतिहास में बदलाव नहीं हो सकता है। भले इतिहास लेखन की परंपरा द्वारा यानी नई परंपरा विकसित करके एक नए वर्ग को उजागर किया जा सकता है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता है। तो इतिहास नहीं बदला जा सकता है, इसलिए इतिहास की तैयारी करना हम लोग के लिए आसानी होता है और कोई भी बैकग्राउंड के व्यक्ति इसकी तैयारी कर सकते हैं। उपयोगिता की बात किया जाए तो यानी कौन कौन से विषय, आप कोई भी विषय ले लीजिए, अधिकतर विषय में ये आपको मदद करेगा। यूपीएससी की बात किया जाए तो यूपीएससी में पोल साइंस जैसे हो गया, पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ेंगे, भारतीय संविधान आप पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में जो नेताओं के द्वारा सोचा गया था उसी का एक रूप जो है वो भारतीय संविधान है। तो सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, क्योंकि तभी आप संविधान को जवाब दे पाएंगे कि भारतीय संविधान में ऐसी प्रावधान क्यों किया गया। या आप हम याद कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में क्या किया जाता है कि ये मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन अमेरिका के संविधान से कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है। तो वहाँ के जो दार्शनिक हुए, बहुत सारे दार्शनिक के द्वारा एक मत प्रकाशित किया गया था कि एक दार्शनिक है लॉक नाम का, उसके द्वारा एक मत प्रकाशित किया गया था कि व्यक्ति का जो प्राकृतिक अधिकार है उसको मिलना ही चाहिए। तो इस आधार पर आप क्या करेंगे कि आप सीधे जो लिखते हैं, प्रश्न राइटिंग करते हैं या आंसर राइटिंग करते हैं, तो उस समय आप जो आंसर लिखिएगा इतिहास जानने के बाद आप में क्या होगा कि एक उन्नत राइटिंग स्किल जागृत हो जाएगी, जिसके बारे में क्या करेंगे कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर और आसानी से लिख भी पाएंगे और क्या कीजिएगा कि आप उस विषय में अच्छा अंक भी पा सकते हैं। उसके बाद पोल साइंस हो गया। उसके बाद जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब आपको पढ़ना होगा, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी है, तो जब तक आप विश्व इतिहास जानेंगे नहीं तब तक क्या हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ने से पहले आपको विश्व इतिहास समझना बहुत जरूरी है। तो यूपीएससी की सिलेबस हम ऐसे बता रहे हैं, बीपीएससी में भी बताएंगे कि बीपीएससी में क्या क्या हो सकता है। पोल साइंस तो हो ही गया। उसके बाद है जीएस मेंस में तो ऐसे भी इतिहास रहता ही है। हम बताएं कि जीएस मेंस में पेपर 1 की बात की तो पेपर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछा ही जाता है। और आर्ट एंड कल्चर जो है ये इसी का भाग है। तो आर्ट एंड कल्चर भी क्या है, इसी का भाग है। इसलिए इतिहास क्या करेगा, हमें इसमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। उसके बाद एथिक्स ले सकते हैं। एथिक्स पेपर जो है पेपर 4 नीति शास्त्र जिसको कहा जाता है,
यूपीएससी की सिलेबस की बात हो रहा है, उस समय इथिक्स में भी हमें मदद करेगा। विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व की बात किया जाए या बौद्ध धर्म के नीति शास्त्र की बात किया जाए या बौद्ध दर्शन की बात किया जाए, तो बौद्ध धर्म के दर्शन क्या हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ने से पहले, बौद्ध दर्शन पढ़ने से पहले आपको बौद्ध कि जो प्रासंगिकता है उसके बारे में जानेंगे। ये बौद्ध धर्म क्या है, इस सब के बारे में हम इतिहास में भी पढ़ना होता है। महात्मा गांधी के बारे में जानिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में जानिए, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के प्रत्येक व्यक्तित्व के बारे में जो इथिक्स में पूछा जाता है, वो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इतिहास पढ़ने के बाद आप आसानी से उससे प्रश्न के जो आप हल करेंगे, ऐसे हल करने, उसके बाद हल करने के बाद क्या होगा, इतिहास जाने के बाद अगर हल करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो अंकदायी जो है वो अंक आपका एक नंबर जो आपका है, 1 नंबर ही भी बढ़ जाता है, तो आपको पता है कि अच्छा रैंक आपको दिला सकता है। उसके बाद सोसाइटी, जो सोसाइटी आपको पढ़ना है, यूपीएससी के जीएस में भी सोसाइटी पढ़ना है। तो सोसाइटी जब पढ़िएगा तो भारतीय समाज को जानने के लिए भारतीय इतिहास को जानना जरूरी है। ऐसे भी हम क्या करेंगे कि जब ऑप्शनल की तैयारी करेंगे तो अलग अलग, सिर्फ हम राजनीतिक इतिहास नहीं जानेंगे कि किसके साथ किसका युद्ध हुआ, इसके बारे में जानना व्यर्थ है, उसको वो तो पढ़ना ही है। साथ साथ में ये भी देखेंगे सामाजिक इतिहास क्या है, आर्थिक इतिहास क्या है, इसके बारे में, साथ में राजनीतिक इतिहास के साथ साथ इसको भी जानना जरूरी है। सांस्कृतिक इतिहास भी हमें देखना जरूरी है, तो इस सोसाइटी में भी ये मदद करेगा। तो ये सब जो विषय है, इस सब विषय में क्या करेगा कि हमें मददगार साबित हो सकता है। और इस सब में मददगार साबित जब हो ही रहा है तो इतिहास की तैयारी क्यों ना करें। ऐसे भी ये सब विषय तैयारी करेंगे तो आपको इतिहास का कुछ ना कुछ फैक्टर जानना ही पड़ेगा। और साथ में आपको एक चैप्टर भूल गए, वो है आपको निबंध। निबंध जब आप पढ़िएगा, निबंध में भी इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो राइटिंग स्किल जो है आपका निबंध में बहुत अच्छा हो सकता है। और किसी भी व्यक्तित्व के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसको आसानी से आप लिख सकते हैं। तो ये सब जो है ये हमें इतिहास में मदद करेगा। और इतिहास में मदद जब कर ही रहा है, इतिहास मदद ही कर रहा है इस सब विषय में, तो क्यों ना इतिहास को ऑप्शनल लेकर ही पढ़ा जाए। पीटी में भी मदद कर रहा है, यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में भी हमें मदद कर रहा है, प्रारंभिक परीक्षा में भी मदद कर रहा है। उसके बाद अन्य विषय में भी हमें इतिहास मदद कर रहा है। इसलिए इतिहास वैकल्पिक विषय रखना बहुत ज़्यादा उचित माना जाता है। और साथ में ये ऐसा बात नहीं है कि अंकदायी नहीं है, ये विषय जो है अंकदायी है। और बहुत ज़्यादा यूपीएससी का जो विद्यार्थी होता है वो इतिहास वैकल्पिक विषय रखकर ही तैयारी करता है, क्योंकि इसके लिए कोई विशेष बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल की जरूरत नहीं है, कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है। इसलिए इतिहास बैकग्राउंड रख के आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से पढ़ाई भी कर सकते हैं और साथ में ये सब मदद भी आपको मिल जाएगा। तो ये था इतिहास वैकल्पिक विषय रखने की उपयोगिता। क्यों, तो आप समझ ही गए कि इसी के साथ आपका जवाब भी मिल गया, क्यों का जवाब भी मिल गया कि क्यों रखना हमें जरूरी है। और इस चैनल के माध्यम से ये सभी जो जितना भी तैयारी होगा यह सभी निःशुल्क कराया जाएगा। और निःशुल्क के बारे में आप समझ ही सकते हैं कि आपको सिर्फ तैयारी करनी है, नोट्स बनाना है और अभी से लग जाना है, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम, बीपीएससी की तैयारी भी साथ में चलेगी, क्योंकि बैकग्राउंड के बुनियादी की बात कर रहे हैं। और बेस जब मजबूत हो जाता है तो आप किसी भी परीक्षा की आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो हम बेस के रूप लेकर चलेंगे। आप कोई भी एग्जाम है, कोई भी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसमें अगर आपका इतिहास बैकग्राउंड है, यानी इतिहास वैकल्पिक विषय रखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के मदद से आप पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। वो भी निःशुल्क की तैयारी हो रहा है, इसमें कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है और ना ही कभी मांगा जाएगा। तो इसको साफ करने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इतिहास लेखन की परंपराएं। तो चलिए देखते हैं इतिहास लेखन की परंपराएं। जब आप वैकल्पिक विषय की तैयारी करते हैं तो ऐसे भी तो आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना ही है, प्रारंभिक भारत जो है, प्राचीन भारत पढ़ना ही है। लेकिन जब हम वैकल्पिक विषय की बात करते हैं तो इतिहास लेखन की प्रक्रिया भी उसमें आ जाती है कि कौन से, क्योंकि आप जो भी है कि कोई भी लेखक आता है तो उसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। पूर्वाग्रह का अर्थ आप समझते होंगे कि पहले से जो आग्रह किया जाता है, जैसे अभी जो राजनीतिक चल रही है कि किसी भी मोदी भक्त से आप पूछेंगे कि मोदी के बारे में अच्छा ही बताए, तो वो बिना जानकारी के से क्या कर सकता है कि वो मोदी के बारे में पूरा एक ग्रंथ लिख सकता है, जो मोदी भक्त है।
और उसके विरोध में जो वामपंथी विचारधारा का है उसके विरोध में, अगर मोदी के विरोध में आपको बोलने के लिए बोलिएगा तो वो भी उसके बारे में ग्रंथ लिख सकता है। उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना जानकारी से वो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो है कि व्यक्ति जो है पढ़ने वाला बहुत कम है लेकिन बोलने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। सिर्फ बोलना सिर्फ सीख लिया है कि कैसे बोला जाता है, और विभिन्न प्रकार के चैनल के मदद से भी बिना जानकारी को कोई भी बात बोल दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत कम ही व्यक्ति है उसके बारे में रिसर्च करके जानेंगे कि वो सही है या गलत है। इसलिए वो क्या करता है कि इतना बहुत सारे व्यक्ति में वो भ्रम पैदा कर सकता है। तो इसलिए आप एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते आप कोई भी जानकारी आप लेते हैं तो कोई भी जानकारी लेने से पहले आप उसके बारे में पढ़िए। सही से पढ़ने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बेहतर जानकारी ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले बेस होना जरूरी है, और आप बेस जानिएगा तो आपको खोज करने में भी मदद मिलेगा। और वैकल्पिक विषय और कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो खोज करने के बाद अगर आप ऐसे भी आपको तथ्य मिल जाएगा, ऐसे तथ्य मिल गया तो वो आपके लिए बोझ लगेगा। लेकिन जब आप खुद से वो तथ्य को खोजेंगे तो आप जल्दी कभी भूलेंगे नहीं। रिवीजन को तो बात ऐसा ही है कि रिवीजन तो कभी कभी करना ही पड़ेगा, लेकिन जल्दी आप भूल नहीं पाएंगे। इसलिए खोज करना बहुत जरूरी है। हम क्या करेंगे कि क्लास के अंत में क्या करेंगे कि प्रत्येक क्लास में, अभी तो राइटिंग स्किल की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन प्रत्येक क्लास के अंत में कोशिश करेंगे कि एक दो क्वेश्चन ऐसा लिखाया जाए ताकि आप क्या करेंगे उसको लिखने के बाद, आज की क्लास में भी लिखाएंगे, लिखाने के बाद आप उसके ऊपर लिख के लाइएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम चेक कर पाएंगे, लेकिन अगले दिन क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन का आंसर पहले देंगे, उसके बाद ही क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्वाग्रह से कोई भी ग्रसित हो सकता है, या कोई भी लेखक है। प्राचीन भारत के लेखक में क्या है कि कोई भी लेखक हुआ तो वो क्या हो सकता है कि उसके साथ राजा का संबंध कैसा हो सकता है, या विरोधी राजा का विरोधी था कि राजा के साथ में था, या निष्पक्ष था। तो ये सब रूप भी देखना बहुत जरूरी होता है, और ये सब नहीं देखेंगे तो क्या होगा, इतिहास सही से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको यह जानना भी जरूरी होता है कि किस परिप्रेक्ष्य में वो व्यक्ति ने ऐसा कहा, उसके साथ ऐसा संबंध होने, यानी उसके राजा के साथ कैसा संबंध था, उस देश के साथ कैसा संबंध था। तो इसके बारे में जानकारी भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तिल का तारा बनाना तो लेखक को आता ही है। तो इसलिए उसमें क्या सही है उसको निकालना भी हमारे लिए एक यूपीएससी के विद्यार्थी होने के नाते आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम देखते हैं इतिहास लेखन का जो परंपराएं जो है शुरू से विकसित हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मितभाषी आके ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे झूठ बोल के भी इतिहास लिखा जा सकता है। यानी इतिहास तलवार को ऐसा बोला जाता है कि इतिहास जो है तलवार के दम पर भी लिखाया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार के मत आ सकता है। तो इसलिए तलवार के दम पर कौन सा इतिहास लिखा गया, कौन सा, क्योंकि आप पदाधिकारी बनने वाले हैं, आपसे निर्णय पूछा जाएगा और एक निर्णायक की भूमिका आपको निभाना है। ऐसे भी अगर उसको आपको इतिहास का प्रोफेसर ही उठाना था, यानी इतिहास के बारे में जानकार को उठाना था, तो जानकार तो वो कहीं से कोई भी यूनिवर्सिटी से उठा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, अधिक नंबर उसी को आता है जो क्या करता है कि इसकी तैयारी सिर्फ निर्णायक रूप से, उसका अपना निर्णय क्या है वो हमेशा टिप्पणी करे ना, स्पष्ट करे, इस प्रकार की परिभाषा, क्योंकि वो अपना मत जानना कोशिश करता है कि आपका अपना मत क्या है, वो उसको पता है। लेकिन क्या है कि आपका अपना मत क्या है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारा कभी यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि 1857 का विद्रोह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, स्पष्ट कीजिए। आप उसके बारे में लिखिएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लेखक के द्वारा लिखा गया है। कोई बता रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कोई लेखक बता रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, वो अन्य विद्रोह के साथ ही एक बड़ा विद्रोह था, सिर्फ ये बड़ा विद्रोह था, इससे पहले भी बहुत सारा विद्रोह हुआ था, उसमें कोई स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता अपना अपना खुद का स्वार्थ के लिए वो लड़ा था। तो ऐसा विभिन्न प्रकार का लेखक है, लेकिन इसमें कितना स्वार्थ छिपा हुआ है, उस स्वार्थ को भी निकालना एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में निकालना बहुत जरूरी है। और आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप एक अच्छे इतिहास के विद्यार्थी नहीं कहला पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले बेसिक तैयार कीजिए, उसके बाद किसी भी बात विवाद करने के बाद आपको आसानी होगा कि किसी भी प्रश्न का आंसर आप आसानी से निकाल पाएंगे। क्योंकि इतिहास में जो होता है कि 3 क्वालिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 क्वालिटी यानी 3 लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। एक तो सीधे पूछ देगा कि जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय विशेषताओं का वर्णन करें, तो सिर्फ वर्णन कर देना क्या क्या नगरीय विशेषता था,
लेवल 2 का वही क्वेश्चन बनाएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता से आधुनिक भारतीय नगर निगम किस प्रकार से सीख ले सकती है, स्पष्ट करें। और तीसरा लेवल का क्वेश्चन होगा कि दो नगरीय सभ्यता को एक साथ मिलाकर एक साथ प्रश्न रह सकता है। तो ये लेवल बहुत सारा, कोई किसी तीसरे लेवल में आ जाता है कि कोई लेखक के द्वारा क्या कहा गया, उसके बारे में एक लिख देगा और उसके बाद कहेगा स्पष्ट करिए या अपना मत प्रकट कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन रह सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास लेखन की परंपराएं किस प्रकार विकसित हुई। इतिहास लेखन, जब आपको पता है कि इतिहास लेखन शुरू से नहीं लिखा गया, क्योंकि हमारे भारत में प्राचीन काल में बहुत सारे विद्वान हुए, अगस्त्य ऋषि हुए, वेद व्यास हुए, लेकिन उन्होंने तो जो लिखा उनका परिपेक्ष नहीं था कि ईस्वी सन के अनुसार लिखा जाए, यानी काल कर्म के अनुसार लिखा जाए। वो काल कर्म के अनुसार नहीं लिखा, लेकिन लिखा तो जरूर है। उस समय हेरोडोटस जैसे विद्वान नहीं हुए जिन्होंने क्या किया कि इतिहास को काल कर्म के अनुसार लिखा। तो उस समय जो भी इतिहासकार हुए, यानी जो भी महाभारत के लेखक हुए या रामायण के लेखक हुए, उन्होंने जो भी लिखा वो क्या था कि वो काल कर्म के अनुसार उसका काल निर्धारण करना बहुत ही कठिनाईपूर्ण होती है, और उनके लेखन प्रक्रिया से पता किया जाता है कि ये इतना ईस्वी सन से इतना ईस्वी सन के बीच हो सकता है। तो लेखन प्रक्रिया शुरुआती जो कहा जाता है कि लेखन प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो 18वीं शताब्दी से शुरू हुई। 18वीं शताब्दी से शुरू इसलिए हुई कि अंग्रेज जब पूर्ण रूप से, आपको पता है कि 1773 में जो प्रथम चार्टर्ड एक्ट बना था, उससे क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो बना था रेगुलेट करने के लिए, उस समय से क्या किया कि धीरे धीरे अंग्रेज ने शासन करना शुरू किया। लेकिन शासन करने में यहाँ के जो व्यवस्था थी, यहाँ की जो परंपरा थी, उसके बारे में उनकी जानकारी अधूरी थी। वह जानकारी ही जुटा नहीं पा रहे थे कि एक दलित वर्ग का व्यक्ति एक उच्च वर्ग के व्यक्ति के सामने खड़ा होने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा। वो भी व्यक्ति है, उसको बुलाया जाता है तो वो आता नहीं है दौड़ के, और एक व्यक्ति आता है उसके समीप आके बैठ रहता है। तो इस प्रकार की उनकी विभिन्नताएं, क्योंकि वो तो भारतीय संस्कृति के बारे में जान नहीं रहे थे कि उसको अछूत कहा जाता है, ये कहा जाता है। तो भारतीय परंपरा को जानने के लिए, और विभिन्न प्रकार के, आपको पता है कि उस समय हिंदू धर्म का जो न्याय किया जाता है, यानी न्याय व्यवस्था जो थी वो मनु स्मृति की, विभिन्न प्रकार की स्मृति है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय स्मृति थी मनु स्मृति के द्वारा क्या किया जाता है कि व्यक्ति को न्याय प्रदान की जाती थी। वही मुसलमानों में जो शरीयत चलता है, शरीयत के अनुसार क्या किया जाता था, न्याय प्रदान किया जाता था। तो दोनों का न्याय प्रणाली अलग अलग था। तो सबसे पहले जानेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, तभी तो उसका विखंडन कर सकते हैं। और जब उसको पता ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे। क्योंकि 1857 में सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, उसमें धार्मिक विद्रोह भी शामिल था, क्योंकि धार्मिक रूप से जो किया गया था उसके साथ जो कहा जाता था कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, बाल विवाह का उन्मूलन किया गया। ये उस समय के जो वर्ग के जो हिंदू धर्म के थे व्यक्ति, क्योंकि मुस्लिम धर्म में तो उतना सुधार हुआ नहीं था, हिंदू धर्म में जो व्यक्ति थे वो अपने धर्म के ऊपर कटाक्ष मानते थे, इसलिए उस समय भी 1857 में वो भी विद्रोह में शामिल हुए थे। तो इतिहास लेखन की परंपरा जो है वो 18वीं शताब्दी से जरूरत महसूस हुई, और इसी जरूरत के तहत क्या हुआ कि 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। और एशियाटिक सोसाइटी, इसका यही काम था कि प्राचीन सभ्यता को जानने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें उसके बारे में अध्ययन करना। और इसी के तहत विभिन्न प्रकार के, यानी विलियम जोन्स के साथ साथ बहुत अन्य विद्वानों ने मिलकर क्या किया कि संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि शुरुआती जो ग्रंथ थी वो संस्कृत में ही लिखा हुआ था। भारत का अधिकतर शुरुआती ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में भी लिखा हुआ है। उसके बाद इसी के तहत 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई, 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना लंदन में किया गया था। तो इसी के तहत किया गया ताकि क्या किया जाए कि एशिया यानी और खास के भारत के बारे में आसानी से जानकारी उपलब्ध कराया जा सके। तो उस समय जो संस्कृत पढ़ के विद्वान हुए, यानी संस्कृत पढ़ के जो भारतीय इतिहास का लेखन शुरू किए, तो आपको पता है कि ब्रिटिश के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसलिए उसको कहा गया साम्राज्यवादी लेखक। साम्राज्यवादी लेखक का यही अति था कि वो क्या करेगा कि ब्रिटिश
शासन को उचित ठहराया कि भारत पर ब्रिटिश शासन जो है वो ठीक है, उसको सही ठहराने के लिए इसमें जो साम्राज्यवादी लेखक हुए उसमें दो प्रकार के लेखक का विस्तार माना जाता है। एक लेखक को कहा जाता है प्राच्यविद, एक को प्राच्यविद कहा जाता है और एक को कहा जाता है उपयोगितावादी। प्राच्यविद में नाम जो आता है ये तो हो गया विलियम जोन्स और दूसरा मैक्स मूलर। तो विलियम जोन्स का जो मानना था और जो मैक्स मूलर है इनका जो मानना था कि ये जो स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जो है और यूरोपीय जो है ये मूल स्थान। अब आपको आगे जब हम बताएंगे कि जो है कि आर्यों का आगमन कैसे हुआ तो मैक्स मूलर का क्या कथन है और इनका क्या कथन है, जब हम बात करेंगे वो आगे बताएंगे। तब तक ये जानिए कि ये क्या करेगा, इनका जो अथी है कि ये क्या करेगा कि यूरोप और भारत एक मूल स्थान यानी यह करेगा कि यूरोपवासी जो है और भारतीय उच्च वर्ग के जो लोग हैं जिसको आर्य उन्होंने कहा था, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो आप आर्य शब्द का अर्थ आप लोग लगाते होंगे कि सिर्फ रट्टा मार रहे हैं कि आर्य शब्द का अर्थ होता है कि उच्च कुल के ना, यानी जो उच्च कुल का माना जाता है यानी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है आर्य का अर्थ। इसका अर्थ किसने लगाया? इसका अर्थ इन्हीं लोगों यानी प्राच्यवादी ही लगाया गया और इसको भारतविद भी कहा जाता है। प्राच्यवादी को भारतविद भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया कि यूरोपीय जो लोग हैं और साथ साथ में भारत के जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो क्या है कि आर्य हैं और दोनों आर्य होने के साथ ही क्या है कि दोनों भाई भाई हैं। इसके पीछे इसका अपना तर्क यही था कि ये क्या करेगा कि भारतीय उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो क्या करेगा, भारतीय के ऊपर शासन करने में हमें मदद करेगा। इसके पीछे अपना तर्क यही है कि वो जब भी करेगा कि अपने शासन को सही से स्थापित करने की कोशिश करेगा और पहला चरण यही था कि ये स्थापित करने की कोशिश करेगा कि भारत में ब्रिटिश राज सही है। और इनका मानना था, ये कहा कि भारत जो है वो दार्शनिकों का देश है। दार्शनिक का देश मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ सिर्फ दार्शनिक लोग हुए करते हैं, इनको यह लौकिक में विश्वास नहीं है, परलोक की चिंता करते हैं, यानी दूसरे लोग की चिंता करते हैं, अपने लोग की चिंता नहीं करते हैं। इसलिए ब्रिटिश का आगमन हुआ है ताकि क्या करेगा कि इसको इहलोक के बारे में बताएंगे। इहलोक का अर्थ होता है कि यहाँ का जो लोग है जिसको भौतिक दुनिया कहा जाता है। भौतिक दुनिया के बारे में जो हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं वो मानते हैं कि भौतिक दुनिया नहीं होना चाहिए, ये स्वप्न और माया है, हमें परलौकिक शक्ति के बारे में जानना चाहिए। और इसी के द्वारा क्या किया जाता है कि ये भारत के व्यक्तियों को दार्शनिक करार देता है कि कहता है कि भारत दार्शनिकों का देश है। और भौतिक संसार की बात किया जाए तो भौतिक संसार का जो चिंता अब अंग्रेज करेगा और अंग्रेज ही क्या करेगा कि भारतीयों को बताएगा कि भौतिक क्या है और भौतिक सुख सुविधा के बारे में बताएगा, यानी इहलोक के बारे में यह जानकारी कौन देगा, ब्रिटिश बताएगा। उपयोगितावादी भले ही इसका विरोध किया है, उपयोगितावादी इसको विरोध किया, कहा कि पागल हो गया है कि ये सिर्फ भारत के बारे में चर्चा करता है कि भारत दार्शनिकों का देश है। ये कुछ दार्शनिक का देश नहीं था, ये बताया कि ब्रिटिश का जो आगमन है ये कोशिश करेगा सिद्ध करने का कोशिश करेगा। ये जब भी लिखेगा तो ये बताएगा कि ब्रिटिश का आगमन जो है वो देवीय संयोग है। देवीय संयोग यही है कि भारत के व्यक्ति को उतना समझदार है नहीं, भारत का व्यक्ति उतना समझदार नहीं है और एक नियम कानून तो जानता है नहीं, इसलिए ब्रिटिश का आगमन हुआ है, इसको नियम कानून बताएगा, इसको सभ्य बनाएगा। इसका कहना है कि भारतीय व्यक्ति सभ्य नहीं है। और आपको पता है कि प्रथम नगरीय सभ्यता का खोज तो बाद में हुआ था, तब तक ये तो साबित करने में लगा हुआ था कि भारतीय व्यक्ति सभ्य नहीं है, इसको सब दिन जंगल में रहने का आदत है, इसलिए अभी भी जंगल में रहने की कोशिश करेगा। और विभिन्न आक्रांताओं के द्वारा यानी भारत में विभिन्न ये कोशिश करेगा कि मुगल हो या मोहम्मद गजनवी हो, इसके इतिहास के बारे में ये बताएगा। यानी अभी भी चलेगा जो राजनीतिक इतिहास के बारे में चलेगा कि मोहम्मद गजनवी हो या मुगल हो या विभिन्न प्रकार के दूसरे देश के वासी यानी अरब के वासी आकर यहाँ शासन किया है और शासन करने के बाद
अब अंग्रेज की बारी है, अब यहाँ के शासन करेगा, क्योंकि शुरुआत से ही यहाँ विदेशियों ने आके शासन किया है। और इसमें जो एक इतिहासकार है जिसको कहा जाता है जेम्स मिल, जेम्स मिल ने क्या किया कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, और 3 भागों में क्या सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया। सांप्रदायिक आधार मतलब कि इन्होंने कहा कि शुरुआती काल को हिंदू काल कहा, मध्य काल को जो है उसको मुस्लिम काल करार दिया, और आधुनिक काल जो है उसको ब्रिटिश काल करार दिया गया ना। तो ये 3 भाग में, यानी सांप्रदायिक विभाजन जो जेम्स मिल क्या किया था कि भारतीय इतिहास का सांप्रदायिक विभाजन करवाया। और इनका मत ठीक था नहीं, क्योंकि प्राचीन भारत में भी बहुत सारे राजाओं, अब मौर्य काल की बात किया जाए तो मौर्य काल में जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बाद में बौद्ध धर्म, उससे पहले जो शुरुआती चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए तो वो जैन धर्म को मानते थे। तो इनका तर्क तो ठीक है था नहीं। और विभिन्न प्रकार के मुस्लिम आक्रांता भी आए, तो कौन से मुस्लिम थे इसके बारे में भी सही से विभाजन करना उचित होगा नहीं, इसलिए इसका सांप्रदायिक विभाजन ठीक नहीं था। तो ये तो सांप्रदायिक विभाजन कर ही डाला जेम्स मिल के द्वारा सांप्रदायिक, और कहा कि शुरू से ही भारत पर विदेशियों ने आके शासन किया है और यहाँ से बराबर आके यहाँ की सभ्यता को ऊपर की ओर उठाया है, इसलिए ब्रिटिश भी आया है यहाँ की सभ्यता को ऊपर की ओर उठाने के लिए। इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद इसके विरोध में जो हुआ वो आया राष्ट्रवादी लेखक। राष्ट्रवादी लेखक जो थे, राष्ट्रवादी लेखक क्या करेगा कि इसका विरोध करेगा ना, साम्राज्यवादी इतिहास का विरोध करेगा, क्योंकि साम्राज्यवाद का अर्थ ही यही होता है कि दूसरे देश पे अपने शासन के औचित्य को ठहराना, सही ठहराना। तो इसका विरोध करेगा। तो ये क्या करेगा कि अतीत का गौरव गान करेगा। यानी राष्ट्रवादी जितना भी लेखक हुए वो भारतीय बता रहा था कि हमारा अतीत इतना अच्छा था, अतीत बहुत ज्यादा अच्छा था, अभी की बात क्या करें, अभी हम पिछड़ गए, लेकिन मेरा अतीत बहुत अच्छा था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक सहानुभूति मिलता है कि हमारा अतीत अच्छा था, इसलिए भारतीय व्यक्ति के आपस में प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि इतिहास जो लिखा जा रहा है कि यहाँ तो लड़ाई भी चल रही है ना, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लड़ाई भी इसी के साथ चल रहा है, इतिहास लेखन में भी लड़ाई चल रहा है। लड़ाई तो शुरू में ऐसे तो हो ही रहा है, प्रत्यक्ष तौर पे हो और अप्रत्यक्ष तौर पर यह भी लड़ाई हो रहा है कि ये अतीत का गौरव गान करेगा। और ये क्या करेगा कि दोनों में अलग अलग विषमताएं हैं, यानी अलग अलग गलतियां हैं। ये भी क्या करेगा कि ये तार को तिल बना के कोशिश करेगा। तिल को तार बनाना समझते हैं, ये छोटे चीज को क्या करेगा, कोशिश करेगा कि बहुत बड़ा चीज है ये, यानी भारत ने ये किया, ये क्या करेगा, बहुत बढ़ चढ़ के इसका गुणगान करेगा, क्योंकि राष्ट्रवादी अपना राष्ट्रवाद में लिखेगा। उसके बाद साम्राज्यवादी जो लेखक है वो जो पर्वतों रहेगा उसको छोटा करके दिखाएगा, यानी तार को भी ये तिल बना के कोशिश करेगा कि छोटा छोटा बना देगा। विभिन्न प्रकार के उदाहरण लेकर ये कोशिश करेगा कि वो जो है वो उदाहरण दिया है वो छोटा है, और शुरू से ही इसका आदत है कि छोटा रहने का, इसलिए हमें शासन करना ठीक है, भारत के ऊपर हमारा शासन ठीक है ये। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में भी इसका योगदान रहेगा। राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे उत्साहित करना है इसके प्रति क्या रहेगा कि ये भारतीय राष्ट्रीय, यानी भारत का सही से गुणगान करने के साथ साथ भारतीय आंदोलन में भी भाग लेगा, और ये कोशिश करेगा कि साम्राज्यवाद का अंत होना चाहिए, यानी साम्राज्यवाद जो है इसको हटाने की कोशिश करेगा। हटाने के लिए जो भी लिखना पड़े ये कोशिश उसी में करेगा। तो ये था, क्योंकि ये देश के बारे में, राष्ट्रवादी लेखक का अर्थ होता है कि देश प्रेम में लिखना, तो ये था राष्ट्रवादी लेखक का अप्रोच। और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम अप्रोच को शामिल करते जाएंगे। ये उतना विरोध नहीं कर पाए हैं राष्ट्रवादी लेखक जो जितना भी हुए, वो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हो या कोई भी लेखक हो, वो क्या किए कि इसके मिल के काल विभाजन तक को भी आप यहाँ जो राष्ट्रवादी लेखक है ये तोड़ नहीं पाया कि मिल का काल विभाजन सही था ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रवादी जो है वो प्राच्यवादी का उदाहरण लेकर ही क्या करता था, सिद्ध करने की कोशिश करता था। अगला जो है वो है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी जब वो आए तब मूल रूप से इसका क्या हुआ कि इसका सबसे बड़ा विद्रोह यानी विरोधी बन के मार्क्सवादी लेखक आए। इन्होंने क्या किया
कि आधार और ढांचा का सिद्धांत लेकर आया। मार्क्सवादी आपको पता है ये जब भी लिखेगा आर्थिक दशा के ऊपर लिखेगा, आर्थिक दशा के ऊपर लिखेगा जब भी लिखेगा। तो ये आधार और ढांचे के रूप में, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। यह जब भी बात करता था कि आधार और ढांचा, आधार और ढांचा क्या होता है? आधार इन्होंने मांगा कि जितना भी कृषि जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कृषि जगत मतलब आप समझते होंगे कि जितना भी नीचे तबके यानी श्रमिक वर्ग हैं, यानी श्रमिक वर्ग क्या है कि इसका आधार है, और ढांचा के रूप में जो भी निर्माण होता है वो ढांचा के रूप में, यानी ये क्या किया है कि ये इतिहास का विभाजन जो है आधार और ढांचा के रूप में किया है। और इन्होंने क्या किया कि इतिहास लेखन की परंपराएं सामाजिक आधार पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास तो ये तो चला ही रहा है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ये तीन प्रकार की इतिहास लेखन की परंपराएं जो है वो मार्क्सवादी लेकर आए और कहा कि सिर्फ राजनीतिक इतिहास देखना जरूरी नहीं है, हमें सामाजिक इतिहास भी देखना जरूरी है, आर्थिक इतिहास भी देखना जरूरी है। और अशोक के बारे में आप पढ़े होंगे कि अशोक एक अत्यंत ही उत्कृष्ट शासक था, श्रेष्ठ शासक था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अलग अलग, ये राष्ट्रवादी लेखक के द्वारा लिखा गया कि अपने साम्राज्य में विभिन्न जगहों पर क्या किया कि स्तंभ खुदवाए, स्तंभ लिखवाए वहां, ताकि क्या हो कि जनता की सेवा आसानी से हो सके। लेकिन मार्क्सवादी लेखक ऐसा नहीं मानता। मार्क्सवादी लेखक का मानना है कि ऐसा एक बड़े से साम्राज्य को संभालने के लिए ऐसा करना ही चाहिए। तो ये जो है कि ये जब भी करेगा कि आर्थिक रूप से बात करेगा, ये ऐसे नहीं बताएगा मगध ऐसे, ये तो मार्क्सवादी बताए, राष्ट्रवादी बताएगा मगध का उत्कृष्ट के बारे में बता तो देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे थे, लेकिन ये बताएगा कि आर्थिक रूप से क्यों राजगीर में ही क्यों ऐसा हुआ कि एक बड़े जो है मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ, मगध साम्राज्य का विकास क्यों हुआ, वो मार्क्सवादी लेखक बताएगा। तो हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि अभी विस्तार में जाना उतना जरूरी नहीं है, सिर्फ हम अप्रोच जानते हैं किसका अप्रोच किस ढंग से था। मार्क्सवादी के बाद एक आता है सबाल्टर्न। सबाल्टर्न जो बात करेगा, सबाल्टर्न इतिहासकार जो है वो जब बात करेगा तो ये किसान की बात करेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसान का क्या योगदान था ना, इस सब के बारे में जो बात किया वो सबाल्टर्न इतिहासकार बताए। किसान हो गया, उसके बाद ये दलित जाति का योगदान क्या था, पिछड़ा वर्ग का क्या योगदान था, यानी जो अपेक्षित रहा है अभी तक, जो अपेक्षित रहा है उसके बारे में सबाल्टर्न इतिहासकार जानेगा। और एक और आता है जिसको आप आधुनिक इतिहास लेखन कह सकते हैं कि आधुनिक रूप से, यानी अद्यतन कहा जाता है इसको, अद्यतन या रिसेंट में अभी क्या चल रहा है, इतिहास लेखन की परंपराएं जो है अभी क्या चल रहा है। तो अभी क्या करेगा कि अभी जो कारक लिखा जाता है, अभी पर्यावरणीय कारक हो गया, जलवायु कारक हो गया, तो अब जो है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बात किया जाए तो पतन में भी अभी जो बताया जाता है कि पर्यावरणीय कारक को बहुत ज़्यादा उचित माना जाता है। तो ये जो है वो आधुनिक रूप से लिखने की कोशिश की जा रही है इतिहास को, इसके बारे में ही हम लोग को जानना है कि इसका अप्रोच क्या रहा है। और ये कोशिश करेगा कि जो जो अपेक्षित रहा है, जैसे दक्षिण भारत का इतिहास उतना अच्छी तरह से लिखा नहीं गया है, उत्तर पूर्वी भारत का इतिहास भी सही से नहीं लिखा गया है, तो इसके बारे में भी लिखने का कोशिश कौन करेगा, अद्यतन यानी आधुनिक विचारधारा का जो इतिहास लेखक है वो इसके बारे में बात करेगा। मार्क्सवादी इतिहासकार के बारे में आप जानते होंगे, जैसे डी कौशाम्बी हो गया, RS शर्मा हो गया। RS शर्मा से याद आया कि आप प्राचीन भारत जब हम शुरू करेंगे तो प्राचीन भारत के रूप में हम कल अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस में हम बताएंगे कि सब, तब तक आप कुछ किताब हम बता देते हैं, किताब आप ले लीजिएगा कि मार्क्सवादी जो लेखक हैं RS शर्मा, वो अन्य उदाहरण लेकर भी लिखे हैं, उनका जो किताब आता है प्राचीन भारत वो आप ले लीजिएगा प्राचीन भारत से पढ़ने के लिए। तो ये सभी था इतिहास लेखन का अप्रोच था। और इतिहास लेखन की अप्रोच की बात करते हैं तो विभिन्न कालक्रम में इस लेखकों का क्या अप्रोच था, क्योंकि ये सभी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि मार्क्सवादी जब भी देखेगा आर्थिक आधार पर विभाजन करेगा,
राष्ट्रवादी अपना राष्ट्र को लेकर चलेगा, साम्राज्यवादी साम्राज्य को दर्शाने की कोशिश करेगा। और एक और हम भूल गए, दार्शनिक को भूल गए। दार्शनिक आप जैसे कोई भी यात्रा यानी यात्री आप ऐसा कह सकते हैं, जो भी यात्री आए उसके द्वारा भारतीय इतिहास को किस प्रकार लिखा गया, तो यात्री के रूप में यात्रा वृत्तांत जो है, यात्रा वृत्तांत को भी हमें देखना जरूरी है। क्योंकि यात्रा वृत्तांत तो ऐसे ठीक है कि क्योंकि ये किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकता है, साथ में ये भी है कि ये भारतीय इतिहास को सही से जानेगा नहीं, सिर्फ लिख देगा और इसमें बहुत सारी गलती भी हो सकती है, लेकिन ये किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी हमारे लिए जरूरी है। जब हम साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तब ये सब की अध्ययन भी होगा। और साथ में ये जो लेखक अप्रोच है, ये लेखक के अप्रोच में नहीं आता है, लेखक के अप्रोच में इतना ही आता है, ये लेखन का इतिहास लेखन का अप्रोच था। और इतिहास पढ़ने से पहले ये सभी अप्रोच को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बेसिक रूप से आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही आप कोई पुस्तक से के बारे में सर्च करके, या इतना ही काफ़ी है। हम समय समय पर क्या करेंगे कि हम बताते रहेंगे कि ये मार्क्सवादी अप्रोच है, ये राष्ट्रवादी अप्रोच है और ये साम्राज्यवादी अप्रोच है। तो ये बताने के बाद आपको सही से तैयारी करने में मदद मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही इतिहास लेखन। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आप क्वेश्चन अभी देना उचित होगा या नहीं होगा, तब पर भी आप क्वेश्चन तब तक लिख लीजिए कि आपको जो लिखना है, आज का क्वेश्चन आपको लिखना है कि साम्राज्यवादी लेखक और राष्ट्रवादी लेखक के मूल बिंदुओं को अंतर स्पष्ट कीजिए। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी लेखक, मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी में क्या अंतर है। उसके बाद साम्राज्यवादी, ये चारों का अप्रोच आपको लिख कर लाना है, साम्राज्यवादी का, राष्ट्रवादी का और मार्क्सवादी का। ये साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी, ये तीनों का अप्रोच आपको लिख कर लाना है। और लिखने के बाद आपको को अंतर स्पष्ट करने में भी अच्छा लगेगा कि ये अंतर स्पष्ट करने वक्त आपको बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगा। तो इसलिए ये साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकार के बारे में यानी आप आसानी से एक सीरियली ढंग से लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको खोजेंगे। और जब आप खोजेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको जो भी खोज के लिखेंगे तो क्या होगा कि ये आपको क्या करेगा कि इतिहास समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए खोजने की प्रक्रिया जारी रखिए। और जो खोज करता होता है वो जल्दी भूलता नहीं है, इसलिए खोजना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये तीनों चीज़ आप खोजिए। ऐसे आप नहीं खोज भी पाइएगा तो अगले वीडियो में हम इसका जवाब जरूर देंगे लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।